फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे देश का संविधान जो कि सपनों जैसा है, जिसके कि जाने के हम सपने देखते हैं, और स्टूडेंट्स जो उसका संविधान है वो भी बिल्कुल सपने जैसा ही है। वहाँ के संविधान की विशेषताएं, वहाँ के लोग, वहाँ की राजनीतिक रीति रिवाज, सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि स्विट्ज़रलैंड अपने आप में बहुत प्यारा सा है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के जो स्विट्ज़रलैंड का हमारा संविधान है उसका पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आप हर एक वीडियो को देखिएगा। मैं इसमें स्विट्ज़रलैंड का जो नवीन संविधान है उसकी विशेषताएं आपको इसमें बता रही हूँ, क्योंकि आपने जितने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर वो पुराने संविधान के हैं, और ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ संविधान की विशेषताएं वो बिल्कुल नवीन संविधान की हैं। और आज इसका पार्ट 1 है। मैं आपको इसकी विशेषताएं भी बताऊंगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो आपको इसके संविधान के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको भी मैं एक एक करके ब्यौरेवार आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम आज कर इस वीडियो को देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। जितना छोटा सा देश, जितना प्यारा सा देश, उसकी विशेषताएं उतनी ही ज़्यादा। ये जो आप इतनी सारी विशेषताएं देख रहे हैं, लगभग 16-17 विशेषताएं हैं, और इन सभी विशेषताओं को मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। पार्ट 1 में मैं कुछ विशेषताएं लूँगी। तो आगे हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। देखिए गाइस, जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो अपने आप में बहुत मौलिक है। मैंने कहा ना, जैसे सपनों जैसा है, तो बहुत मौलिक है, बहुत अलग इसकी विशेषताएं हैं। आपको ऐसा लगेगा, एकदम आश्चर्य होगा, क्या ऐसा भी होता है किसी देश में? इस प्रकार की विशेषताएं भी होती हैं। तो आज जिस संविधान को मैं आपको बता रही हूँ वह संविधान 1998 में बना है, और 1999 में इस संविधान को लागू किया गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको बिल्कुल नए संविधान के बारे में बता रही हूँ। तो ये जो आपको जो आप देखते हैं, कई बार मैंने देखा है कि बुक्स में भी बहुत पुराना मिल जाता है, क्योंकि मैं तो हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करती हूँ। तो जो आप पढ़ते हैं वो 1848 में जो निर्मित संविधान है, और जो कि 1874 में जिसमें अमेंडमेंट हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर अमेंडमेंट की भी कुछ प्रक्रिया है, पूर्ण संशोधन, आंशिक संशोधन। तो हम सब चीज़ें एक एक करके इन विशेषताओं में पढ़ेंगे। तो जो पुराना संविधान है और जो नया संविधान है उसमें काफ़ी कुछ अंतर है। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ अंतर आपको बताती जाऊंगी। तो ये जो मैं आज आपका संविधान पढ़ा रही हूँ वो संविधान 1998 में निर्मित, और 1999 में जो संविधान है वो लागू किया हुआ है। स्टूडेंट्स, पहली चीज, संविधान देखिए, लिखित भी होते हैं, अलिखित भी होते हैं, निर्मित भी होते हैं, अनिर्मित भी होते हैं। जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो बना हुआ और लिखित संविधान है, और थोड़ा व्यापक है, यानी वो बहुत बड़ा भी नहीं है। जैसे भारत का संविधान सबसे बड़ा है दुनिया का, तो बीच बीच का सा संविधान है, बहुत छोटा भी नहीं है। अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है। तो जैसे अमेरिका है, भारत है, सोवियत संघ है, इनके जो संविधान है वो लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है स्टूडेंट्स, वो भी लिखा हुआ है। और इस संविधान की में 195 अनुच्छेद हैं, 195 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, और 4 इसमें अध्याय हैं, 4 इसमें अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। और ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी
ऐसी बातों का उल्लेख है जिनका कि कुछ भी संवैधानिक महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि ये परंपरा से चली आ रही है, कुछ बातें इसमें हैं इस तरह तरह की। और इसके अलावा यहाँ पर जो केंद्र और कैंटन, देखिए कैंटन जो शब्द है वो कोई कैंटीन वगैरह से नहीं है, बल्कि कैंटन यहाँ पर राज्यों को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट प्रदेश कहते हैं, वैसे यहाँ पर कैंटन राज्यों को कहते हैं। तो कैंटन की जो विधायकी और प्रशासकीय शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है, और विस्तार से उसका जो उल्लेख है वो इसमें जो है संविधान में किया गया है। तो इतने अप्रोक्सीमेट 190 मतलब 2200 अनुच्छेद हैं इसमें। और इसके अलावा कुछ अभिसमय और परंपराएं भी हैं यहाँ पर, और कुछ परंपराओं का यहाँ पर विकास हुआ है। जैसे कि प्रत्येक जो कैंटन है, यहाँ पर राज्यों को एक्चुअली बहुत शक्तियाँ हैं। राज्य यानी कैंटन, तो नागरिकता वे स्वयं देते हैं और उनके अपने अपने नियम बने हुए हैं। और यदि कोई विदेशी को कोई भी कैंटन, कोई भी राज्य नागरिकता प्रदान कर देता है तो वो स्विट्जरलैंड का नागरिक बन जाता है। नागरिकता हमारे यहाँ पर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वहाँ कैंटन भी दे सकते हैं। और एक वहाँ पर परंपरा है, देखिए कि जो वहाँ की फेडरल काउंसिल है यानी संघीय परिषद, यानी वहाँ की जो कार्यपालिका है उसमें देखिए 7 सदस्य हैं। बहुत ही अलग आपको लगेगी, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका। मैं आपको इसमें विशेषताओं में तो एक बिंदु लूंगी ही आपके लिए। मैं आपको अलग से भी बहुल कार्यपालिका जो दुनिया में बिल्कुल अपने आप में अनूठी है, अपने आप में अकेली है, उसको मैं बहुत विस्तार से आपको पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे जो वीडियो है उनको लगातार आप देखते रहिए, आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। तो ये जो फेडरल काउंसिल है इसके 7 सदस्य जो हैं उसमें ज्यूरिक और बर्न 2 बड़े बड़े कैंटन है वहाँ पर, तो इनमें से हमेशा ही सदस्य लिए जाते हैं। ये वहाँ की विशेषताएं है, मतलब निश्चित है, वहाँ पर परंपरा वहाँ पर पड़ गई है। स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक तो निर्मित है, बना हुआ है, दूसरा लिखा हुआ संविधान है, अलिखित नहीं है, और अप्रोक्सीमेट बड़ा है, व्यापक है वो संविधान। अच्छा, अगली चीज है कठोर संविधान। देखिए यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम का जो संविधान है वो कठोर ही होता है। भारत का संविधान भी फेडरल है, अमेरिका का संविधान भी फेडरल है। मैंने अमेरिका के संविधान की विशेषताएं भी पढ़ाई हुई हैं, और भी मैं कुछ ले रही हूँ धीरे धीरे करके चैप्टर्स आपके लिए। तो जो स्विस संविधान है वो भी कठोर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी संविधान कठोर और नमनीय किससे बनता है? कोई भी संविधान कठोर और नमनीय बनता है वहाँ की जो संशोधन प्रक्रिया होती है, जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, जो संशोधन की वो है प्रक्रिया है, वो किस प्रकार की है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान जो है उसमें कोई भी संशोधन प्रस्ताव संघीय सरकार के अलावा, संघीय सरकार यानी जो गवर्नमेंट है बाकी, उसके अलावा संघीय सरकार यानी वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अलावा वहाँ की जो जनता है वो भी अपना प्रस्ताव रख सकती है। देखिए 1 लाख मतदाता उसमें कम से कम होने चाहिए, अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं। आप देखिए, मैंने कहा ना कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो बिल्कुल अनूठा है, तो वहाँ पर संविधान संशोधन रखने का अधिकार वहाँ की जनता को है। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर जो संविधान है एक्चुअली वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पाठशाला है। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, हाँ या ना में भी जवाब लिया जाता है और उसको माना भी जाता है। तो 1 लाख मतदाता वहाँ पर संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं, और ऐसा प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाता है जबकि संघीय विधानमंडल के दोनों सदन उसको स्वीकार कर लें, या तो यानी जो वहाँ की व्यवस्थापिका है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो या तो उसके दोनों सदन उसको मान लें क्योंकि वहाँ के दोनों सदन बराबर के शक्तिशाली हैं, या फिर लोक निर्णय में स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो बहुमत से, और वहाँ के जो सारे कैंटन हैं वो बहुमत से उसको स्वीकार कर लें। यानी लोक निर्णय जो है, जनमत संग्रह जिसको हम कहते हैं, वहाँ के लोगों को जनमत संग्रह का भी अधिकार है। अपने यहाँ तो ये भी नहीं है, बल्कि ये कहें कि हम बहुत कम जगह पर, अमेरिका में कुछ जगह पर है जनमत संग्रह का अधिकार, लोक निर्णय का अधिकार। तो जो जनमत संग्रह है या लोक निर्णय है वो
क्या होता है कि वहां पर नागरिकों को किसी भी प्रस्ताव के बारे में, संशोधन प्रस्ताव या कानून के बारे में अपनी राय रखने का अधिकार होता है। तो यदि वहां के समस्त नागरिकों का बहुमत मिल जाए, जैसे हम वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद कोई सरकार विजयी होती है, वैसे ही वहां पर होता है। तो समस्त नागरिकों के बहुमत और यहाँ के जो कैंटन है, यदि बहुमत से उसको स्वीकार कर ले यहाँ के राज्य, तो वहाँ पर संशोधन हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत कम संशोधन हो पाते हैं। एक्चुअली वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तो लोग ही कानून बना रहे हैं, लोग ही संशोधन कर रहे हैं, तो कहाँ ज़रूरत पड़ती है ऐसे संविधान में। वैसे ही वहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए हैं। जो एक यहाँ की जिन्होंने अध्ययन किया है संविधान का, प्रोफेसर एयर, उन्होंने कहा है कि वहाँ के संविधान भले ही कठोर है, लेकिन वहाँ के लोग लचीले हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, जैसे मैंने बताया, कि उनके हाथ में बहुत शक्ति है और वो स्वतः ही वहाँ के संविधान में जैसे चाहे वहाँ परिवर्तन हो जाता है। तो है ना बिल्कुल अलग से एकदम अजीब, कहें कि विलक्षण संविधान, अनूठा संविधान। अच्छा, एक ये जो मैं अभी आपको बता रही थी कि वहाँ के लोगों को ये सब अधिकार है, तो वहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता, कहें कि दुनिया के सारे संविधानों की जो प्रमुख विशेषता है स्विट्जरलैंड में, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 3 रूप हमें दिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस टेबल में बताया है: लोकसभाएं, लोक निर्णय और आरंभ। अब ये है कि लोकसभाएं क्या है? कुछ कैंटन, जो कुछ राज्य हैं, जिनको हम प्रांत राज्य कहते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था। तो जहाँ पर विधानमंडल नहीं है, यानी वहाँ पर विधानमंडल ही नहीं है, और जनता स्वयं एक स्थान पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर प्रतिनिधियों को वो चुन लेते हैं। तो जैसे दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना, वैसे यहाँ पर लोकसभाओं में हो जाता है। लैंडस्टीमन इनको इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ इन 5-6 जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये लोकसभाएं हैं, और वहाँ पर व्यक्ति जो है वो एक जगह बड़े से उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी जो भी राय होती है या अपने जो प्रतिनिधि चुनने होते हैं, वो प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था लोक निर्णय। तो लोक निर्णय, जहाँ विधानमंडल तो है, वहाँ केंद्र में नागरिकों को लोक निर्णय का परमाधिकार, प्रस्ताव रखने का अधिकार है कि वह लोक निर्णय का प्रस्ताव रख सकते हैं। और ये सभी जगह पर है, वहाँ पर जहाँ पर भी मतलब विधानमंडल है, वहाँ पर लोक निर्णय है। और लोक निर्णय के द्वारा, जो विधानमंडल द्वारा जो पारित कानून है, नागरिकों की बहुमत की स्वीकृति उसमें आवश्यक है। इससे पहले मैंने आपको जो स्लाइड बताई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो लोक निर्णय है, जैसे संशोधन प्रस्ताव का जो लोक निर्णय है, उसमें नागरिकों की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है। तीसरी जो है वो है आरंभक। ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो बड़े कैंटन है और उसमें आरंभक के द्वारा नागरिकों को इच्छानुसार कानून बनाने या संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखने का अधिकार है। मैंने कहा ना आपको कि वो वहाँ के लोग तो स्वयं ही कानून बनाते हैं, स्वयं ही संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। तो कानून बनाने का जो एक ये कहें कि फ्रेमवर्क जो एक तैयार करते हैं, उसको आरंभक बोलते हैं, है ना। ये आरंभक लिखित एक बड़े रूप में भी हो सकता है, सबविन्यासित और अविन्यासित 2 प्रकार के होते हैं। यानी बड़े रूप में भी हो सकता है सबविन्यासित, और अविन्यासित भी हो सकता है। एक केवल मोटी रूपरेखा भी हो सकती है इसकी। और यदि विधानमंडल और मतदाताओं द्वारा कोई जो है कानून बन गए या कोई संशोधन हो गए, तो न्यायालय को उस पर विचार करने का अधिकार नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि न्यायालय इसमें क्या करेगा? जब सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अधिकार होना भी नहीं चाहिए कि वह जनता के किसी भी फैसले को बदले। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही एक कहें कि अनोखी विशेषता है। और ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो भी आपको लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड में है। हम हमारे यहाँ भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये थोड़ी है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यानी हम प्रतिनिधि चुनते हैं, हमने एक व्यक्ति को चुन लिया और वो व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट में चला गया। काश ऐसा हो कि हम स्वयं कानून बनाएं, हम स्वयं अपने जो है वहीं पर ही हम संशोधन करें कि संविधान में क्या है, हम कहते रहते हैं, लेकिन ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। तो ये अधिकार केवल स्विट्जरलैंड में प्राप्त है बाकी लोगों को। कुछ जगह थोड़ा बहुत सीमित रूप में अमेरिका वगैरह में है। तो इस तरह
तरह से ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषता है, ये वहाँ पर बहुत अनूठी विशेषता है। अब है गणतंत्रवाद। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड तो सदियों से गणतंत्र रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है स्विट्जरलैंड। गणतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। स्विट्जरलैंड में तो सब कुछ ही प्रत्यक्ष है, और वहाँ पर जो मतलब एक है कि 1870 में दो छोटे छोटे से बहुत कम महत्वपूर्ण वो थे राज्य, सान मैरिनो और हंसा टाउन। ये ही स्विट्जरलैंड के अलावा यूरोप में एकमात्र गणराज्य थे। बाकी यूरोप में ज़्यादातर सभी जगह पर राजतंत्र था। जैसे आप ब्रिटेन का पढ़ेंगे, फ्रांस पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे, इटली पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सब जगह पर जो है राजतंत्र था, लेकिन स्विट्जरलैंड में गणतंत्र था। तो स्विस संविधान जो है वो गणतंत्रवादी है। यहाँ पर कोई भी पद या संस्था पैतृक नहीं है, यानी कोई भी जो है वंश परंपरागत रूप में यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। जैसे ब्रिटेन में अभी भी वहाँ पर राजा ही है ब्रिटेन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी पद ऐसा नहीं है जिस पर कि कोई भी साधारण नागरिक निर्वाचित ना हो सके। यहाँ पर हर जो पद है उस पर साधारण नागरिक भी जा सकता है। और ये कहने में ही नहीं है, मतलब ये बात कहने में नहीं है, वास्तव में वहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य बन सकता है। और वहाँ हमारी तरह से ये नहीं है कि वो बहुत वीआईपी हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति चाहे वो बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो डिफरेंस है, आर्थिक रूप से कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर लगभग सभी लोग बराबर के पैसे वाले हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्ति भी नहीं है। एक राष्ट्रपति जो है वो भी आम बस में, ट्रेन में सफ़र कर सकता है, जैसे कि वहाँ पर आम नागरिक करते हैं। इसलिए कोई वहाँ पर ऐसी आपाधापी नहीं है कि मंत्रियों के पीछे भागो, नेताओं के पीछे भागो, इस तरह की स्थिति वहाँ पर नहीं है। और वहाँ का जो संविधान केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही गणतंत्रात्मक नहीं है, अपितु तो स्टेट के भी अपने संविधान है, सारे कैंटनों के अपने संविधान है, और वो भी गणतंत्रात्मक है। ये मैं आपको कैंटन के संविधान का अभी बाद में आपको बताऊंगी, अगली जो इसका पार्ट है उसमें आएगा। और यदि कोई कैंटन गणतंत्रवादी नहीं है, यदि गणतंत्रीय नहीं है, तो संघीय न्यायालय उसको रद्द घोषित कर सकता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पक्का है कि प्रत्येक कैंटन का संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसा लगा ये पहला पार्ट इसका? आप ये मत सोचिएगा कि इसकी इतनी सी विशेषताएं हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्विट्जरलैंड का संविधान बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि एक वीडियो में आप भी बोर हो जाते। और इसका हम सेकंड पार्ट में इसकी और विशेषताएं देखेंगे स्टूडेंट्स। और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको मेरे इस प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो थैंक यू।